हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब बढ़िया होगा। चलिए जी, आज की बात स्टार्ट करते हैं। सर, आज क्या डिस्कस करना है? बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे आपका एफएम एसएम का आरटीपी। ये एफएम का आरटीपी है, एसएम का भी है। और ये आरटीपी किस अटेम्प्ट के लिए रिलीज किया गया है? Jan 25, अभी एक दिन पहले ही इस आरटीपी को रिलीज किया गया है। तो मैंने कहा जी, इस पे चर्चा करनी तो बनती है। खास करके जो नई बातें इस आरटीपी में हैं, जो मुझे नजर आया कि हाँ, बच्चों से बात करनी जरूरी है। अगर ये खुद करेंगे तो इनको दिक्कत आएगी। ज्यादातर क्वेश्चंस तो बच्चे कुछ खास नहीं होते आरटीपी में, आपको पता है। हाँ, पेपर में आजकल काफी एक्सपेरिमेंट होते हैं। आरटीपी में अभी उतने एक्सपेरिमेंट नहीं है। स्टिल मुझे दो तीन बातें ऐसी नजर आई जो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। हालांकि हम तो सारा ही आरटीपी डिस्कस करेंगे, पर पहले हम उन बातों को डिस्कस करेंगे जो बातें मुझे नहीं लगी आरटीपी में, जो मुझे लगा कि नहीं, बच्चों से अपने आप ये नहीं होगा। और उससे कुछ नई बातें, इनसाइट्स भी मिलते हैं कि इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम किस तरफ लेके जा रहा है। देखो, पहली तो इस बात को समझ लो, मैं बार बार पिछले 2 साल से बोल रहा हूं, एग्जाम का पैटर्न बदल गया है, बदल गया है, बदल गया है, बदल गया है एंड बदल गया है। अब गॉन आर द डेज कि आप बुक के क्वेश्चंस करके जाओ और वो एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ जाए। पॉइंट सारे बुक के आते हैं। बुक मतलब आईसीआई की बुक, स्टडी मटेरियल। हम भी अपनी बुक जो बनाए हैं वो स्टडी मटेरियल से बनाए हैं। तो बस हमने, क्योंकि आरटीपी एमटीपी सबको कंपाइल कर रखा होता है, तो इसलिए हमें अपनी बुक से पढ़ाना पड़ता है। नहीं तो मैं तो स्टडी मटेरियल से ही पढ़ा दूं। पर क्योंकि फिर आरटीपी अलग पढ़ाएं, एमटीपी अलग पढ़ाएं, सजेस्टेड आंसर्स के क्वेश्चंस अलग पढ़ाएं, इसलिए अपनी बुक बना रखी है। सो इंस्टीट्यूट मिक्स करके सवाल दे रहे हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं। सो प्लीज, जैसे हमने क्लास में आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट को साउंड रखिए, कॉन्सेप्ट को साउंड रखिए। जितने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हैं उतने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, तभी आपके पेपर अब अच्छे से पास होंगे। बिकॉज अब पुराने पेपर पैटर्न पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। खास करके बच्चे केस स्टडीज, खास करके केस स्टडीज, ये मैं बार बार अपनी फेस टू फेस क्लासेस में भी बोल रहा हूं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी बोल रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। याद करके पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ठीक है ना? थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। पहले कुछ बच्चे हो जाते थे, अब नहीं है। चलिए आइए, तो इस ज्ञान के साथ हम आरटीपी पे वापसी करते हैं। आपको पता है, एक केस दिया होता है आरटीपी में, एक ही केस सिनेरियो एफएम का है और एक ही केस एसएम का है। दो पार्ट्स में ये वीडियो बनेगा। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि ये नए होते हैं। ये ऑलमोस्ट हर आरटीपी एमटीपी में नहीं होते हैं। तो हम सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्लस अगर मुझे कुछ नया सवाल दिखा है एफएम में तो वो डिस्कस करेंगे। एसएम में तो इतने नए क्वेश्चंस नहीं है। एसएम का तो रादर हर सवाल ही नया होता है, उसमें तो कितनी दिक्कत नहीं होती। पर मेन जो एफएम के प्रैक्टिकल नए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसकी बात करनी है। सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे एफएम का जो केस सिनारियो गिवन है। ये जो इंटीग्रेटेड केस सिनारियो है ना, ये तो बच्चे अब वही कर सकता है जिसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इवन हमने जो एफएम के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी किए हैं क्लासेस में, उसमें भी सारे इंटीग्रेटेड केस ही होते हैं। इंटीग्रेटेड केस मतलब कि 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके केस बनाया जाता है। एक चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट्स के सवाल नहीं होते। अगर एक चैप्टर का भी होगा तो उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड केस स्टडीज पेपर में आने की संभावना अब ज्यादा है। हालांकि इस बार जो पेपर हुआ, कौन सा, सितंबर 24 का, उसमें तो कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस को ही केस बना दिया था। वो कोई इतना मुश्किल नहीं था। पर अगर इंटीग्रेटेड केस, जैसे एडवांस अकाउंट्स के पेपर में इंटीग्रेटेड केस पूछे गए थे, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मिक्स करके केस स्टडी बनाया गया था, तो एफएम और एसएम, एसएम तो होता ही इंटीग्रेटेड है, एसएम तो पूरे चैप्टर्स को मिक्स करके ही बनाया जाता है। पर अब एफएम में भी इंटीग्रेटेड केस स्टडीज हैं और ये बहुत ही बढ़िया केस मुझे दिखा। इस केस को आप मेरे साथ डिस्कस करिए। आप खुद से करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। क्लियर है? आइए हम एफएम का केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड केस है, मैं ये नहीं बोलूंगा कौन से चैप्टर का है। जो जो कॉन्सेप्ट आते चले जाएंगे हम डिस्कस करते चले जाएंगे। हमेशा केस स्टडी में हम क्वेश्चंस पहले देखना पसंद करते हैं। क्वेश्चंस में पहला सवाल कौन सा है? ऑप्टिमम कैश बैलेंस बताओ कितना है। तो ये कैश बैलेंस हम कहां निकालते हैं? वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में। वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस बताएंगे। सर, कौन सा मॉडल था? विलियम जे बॉमल्स मॉडल। जो कैश मैनेजमेंट के दो मॉडल्स पढ़े थे, विलियम्स का मॉडल, बॉमल मॉडल, और मिलर और मॉडल। मिलर और मॉडल तो थ्योरेटिकल था, पर जो विलियम जे बॉमल का मॉडल था वहां हम कैश बैलेंस निकालते थे। फिर कह रहा है ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल बताओ। तो मुझे लग रहा है ये केस स्टडी किस चैप्टर का है?
वर्किंग कैपिटल चैप्टर का है। 2 चैप्टर से केस स्टडी प्रेडोमिनेंटली बने हैं, एक वर्किंग कैपिटल से, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। हालांकि पेपर में इस बार कैपिटल बजटिंग का आया था। अमाउंट ऑफ टोटल फंड्स नीडेड टू सेटअप अ स्टोर, टोटल कितना पैसा चाहिए, ये तो कोई जनरल सी बात ही लग रही है। ये देखो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ लिया। केस पढ़ेंगे पर पहले जरा फ्लेवर तो ले लें कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। और लास्ट में द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू सब्सिडी ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ लिया, तो ये भी एक जनरल सा ही एमसीक्यू है। सो आइए, इतना पता लग गया कि यहाँ वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड कुछ बातें करी गई हैं। आइए अब धीरे धीरे केस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने केस स्टडी पढ़ा है, पहले मैं आपको एक छोटी सी बात इसके रिगार्डिंग बताना चाहूंगा। बच्चे, क्लास में हमने बताया था कि जब हम ओवरऑल वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं तो 2 लोगों के लिए यह कैलकुलेशन होता है, एक मैन्युफैक्चरर के लिए और दूसरा ट्रेडर के लिए। मैन्युफैक्चरर के लिए कैसे होता था, आप रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालते थे, वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड निकालते थे, ऑपरेटिंग साइकिल निकालते थे पहले, फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड माइनस करते थे, और इसके बेस पे फिर आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते थे कि इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितना, इन्वेंट्री ऑफ WIP कितना, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना, डेटर्स कितने और क्रेडिटर्स कितने। तो ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आता था। हमारी बुक में भी और इंस्टीट्यूट की बुक में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैन्युफैक्चरर के ही हैं। एक क्वेश्चन मैंने अपनी बुक में ट्रेडर का भी दिया हुआ था, एक क्वेश्चन दिया हुआ था ट्रेडर का भी। अब ट्रेडर का मैंने तो स्पेशली नोट्स भी लिखवाया था ट्रेडर का, कि ट्रेडर में इतना सब कुछ नहीं होता। ट्रेडर में एक तो इन्वेंट्री होती है, ट्रेडर में एक डेटर्स होते हैं और ट्रेडर में क्रेडिटर्स होते हैं। तो ट्रेडर में ये 3 ही चीजें होती है, इन्वेंट्री, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये जो केस स्टडी बनाया गया है ये ट्रेडर के ऊपर ही बनाया गया है। सो इसलिए जिस बच्चे ने वो एक क्वेश्चन ढंग से नहीं किया हुआ उसको लगेगा ये तो अजीब सवाल है, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, जब भी मैन्युफैक्चरर का क्वेश्चन आता था तो हम कहते थे पहले आप प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए, विच इज नथिंग बट द कॉस्ट शीट ओनली। तो आप सबसे पहले क्या निकालते थे, आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते थे, आप डायरेक्ट वेजेस ऐड करते थे, प्राइम कॉस्ट आता था, आप फैक्ट्री ओवरहेड्स लेते थे, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था, आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लेते थे और सेलिंग ओवरहेड्स लेते थे और कॉस्ट ऑफ सेल्स आता था। यही किया है हम लोगों ने। फिर जब रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कैलकुलेट करते थे तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे कैलकुलेट होती थी, WIP की इन्वेंट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैलकुलेट करते थे, फिनिश्ड गुड्स भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या COGS पे कैलकुलेट करते थे। डेटर्स के 2 अप्रोच होते थे, एक कैश कॉस्ट अप्रोच और एक टोटल अप्रोच। इंस्टीट्यूट आजकल कुछ नहीं लिखा तो ये लोग क्या लगा रहे हैं, कैश कॉस्ट अप्रोच। सो कैश कॉस्ट अप्रोच में डेटर्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, यही हमने पढ़ा है। और क्रेडिटर्स को रॉ मटेरियल परचेज के ऊपर कैलकुलेट करते थे। याद आ गया? मैं जस्ट एक पुराना रिवीजन करा रहा हूं। फिर हम 2 तरह के सवाल होते थे, एक पुराने बिजनेस का, एक नए बिजनेस का। ओल्ड रनिंग बिजनेस है तो हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम मानते थे और हम कॉस्ट शीट बनाते थे बिना इन स्टॉक को दिखाए हुए। पर अगर न्यू बिजनेस होता था तो हम कहते थे आप कॉस्ट शीट में इन्वेंट्रीज भी दिखाइए। ये सब हमने क्लासेस में किया हुआ है। नाउ कम टू द ट्रेडर। अब ट्रेडर में बच्चे ये कॉस्ट शीट थोड़ा बनेगी। आप खुद सोचो, ट्रेडर की कौन सी कॉस्ट शीट होती है? ट्रेडर की इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करना है तो इन्वेंट्री का कैलकुलेशन COGS के बेस पे होगा, क्योंकि ट्रेडर का तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होता है। डेटर्स का कैलकुलेशन करना है, मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूं, इधर देखिए जरा। ट्रेडर में क्योंकि पहले अगर बेस बन जाएगा तो ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ट्रेडर में मुझे इन्वेंट्री निकालनी है कि उसके पास कितनी है, तो मैं सिंपल निकालूंगा ना, COGS इंटू इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, दैट्स इट। भाई कितने के गुड्स बेचे हैं और कितनी देर की मुझे इन्वेंट्री रखनी है, दैट्स इट। अब मुझे निकालने हैं ट्रेडर के डेटर्स। बताओ डेटर्स कैसे निकालूंगा? डेटर्स के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए। अगर मैं कैश कॉस्ट अप्रोच मान के चलूं तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है? COGS प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस इंटू डेट कलेक्शन पीरियड। ये तो सेम ही है, मानते हुए कि कैश कॉस्ट अप्रोच है।
और ट्रेडर के एक मुझे निकालने होते हैं क्या, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स तो बच्चे इन्वेंट्री परचेज पे निकलते हैं, सीओजीएस पे थोड़ा निकलते हैं। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो सीओजीएस और इन्वेंट्री परचेज क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। पर अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है सवाल में तो फिर इन्वेंट्री परचेज आपको अलग से निकालना पड़ेगा इनटू क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड, प्लस ट्रेडर का क्या हो सकता है, कैश का बैलेंस हो सकता है। सो ये निकल के आती है ट्रेडर की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो ये ट्रेडर के केस में सिर्फ इतना ही काम होता है। जो हमें आदत पड़ी हुई है मैन्युफैक्चरर के केस में करने की, ट्रेडर के केस में वो आदत छोड़नी पड़ती है, क्योंकि ट्रेडर में इन्वेंट्री का कैलकुलेशन होगा सीओजीएस के बेस पे। भाई सिंपल बात है, मैंने पूरे साल में 10 लाख के गुड्स बेचे और 2 महीने की इन्वेंट्री चाहिए, तो 10 लाख इंटू 2/12। डेटर तो आपको पता ही है, ये तो पहले की तरह ही है, और क्रेडिटर भी पहले की तरह ही है। और ट्रेडर में ये 4 ही आइटम्स होते हैं, 5वां कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज चांस कम होते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। सो ये ट्रेडर के फॉर्मेट है। हालांकि हमने भी क्लास में ट्रेडर का अलग से कोई फॉर्मेट नहीं बनाया था, पर क्योंकि ये पता ही रहता है, क्योंकि हम क्लास में इसको लिखवाते हैं कि ट्रेडर का वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, सो आपको ये फॉर्मेट ध्यान में रहना चाहिए। नहीं भी रहा तो मैंने अब बता दिया है कि ट्रेडर का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं, बिकॉज बुक में मैक्सिमम क्वेश्चन मैन्युफैक्चरर के हैं, तो एक क्वेश्चन जो ट्रेडर का होता भी है ना, वो भी यहां दिमाग में रहता नहीं है। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। अब इससे ध्यान रहेगा, ये बनाना है बना लो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ट्रेडर की कैसे निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडर, क्योंकि ये जो मैंने 10 मिनट लगा दिए, इससे आपको अब क्वेश्चन को समझने में बहुत मदद मिलेगी कि हमें, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछी थी, ये जो सेकंड एमसीक्यू था, ये देखो, ये जो सेकंड एमसीक्यू था कि ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताओ। मुझे पता है ये ट्रेडर का क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा है ये सवाल, ये ट्रेडर का क्वेश्चन है। तो ट्रेडर की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो बच्चे ऐसे ही निकलती है, सिंपल। क्लियर है। सो पॉज करके इसको बनाना है तो बना लीजिए। अब ये कैश बैलेंस पूछा था, तो ये पहला एमसीक्यू यही था, देखो, तो कैलकुलेट द ऑप्टिमम कैश बैलेंस। और मैंने क्लास में भी बताया था कि अगर सवाल ने तंग करना होगा तो वो बॉमल मॉडल दे देगा। मैं टेस्ट में एक क्वेश्चन भी डालता होता हूं जहां बॉमल मॉडल से ये कैश रिक्वायरमेंट निकाला जाता है। फाइन, क्लियर है। सो ये 4 चीजें ही होती हैं। आइए विद दिस बैकग्राउंड हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आपको सवाल बहुत इजी लगेगा, अब आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली। पढ़िए जी। मैं मान के चल रहा हूं, मैंने उनको समझाया है जो ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल चैप्टर पढ़ के बैठे हैं, पढ़ के भी नहीं, रिवाइज करके बैठे हैं। अगर आपने वर्किंग कैपिटल चैप्टर रिवाइज नहीं किया हुआ तो फिर दिक्कत आएगी। हालांकि मेरी बातें सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहे हैं। पढ़िए जी। Samvar Limited, a leading FMCG company having its current presence in more than 150 Tier 1 and Tier 2 cities in India. कोई FMCG कंपनी है, फालतू बात है। The stores are operating in the brand name. अब FMCG बच्चे रिटेलर होते हैं। सर FMCG कौन होते हैं बच्चे? जैसे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे आपका नेस्ले, नेस्ले के बिस्किट खाते हो ना, ब्रिटानिया के बिस्किट, ये सब FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और ये सब रिटेलर है, ये सब रिटेलर है। सो लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है। द स्टोर्स आर ऑपरेटिंग इन द ब्रांड नेम ऑफ गो मार्ट, तो डी मार्ट, वॉलमार्ट, इन्होंने गो मार्ट बना दिया है। कंपीटिंग विद द रिलायंस फ्रेश, वॉलमार्ट, बिग बाजार एंड अदर चेन्स, इनके साथ इनका कंपटीशन है। ओइंग टू द इंक्रीज इन द डिमांड फ्रॉम द Tier 3 cities and rural areas, it is planning for massive expansion and is contemplating to open up additional 50 stores which will have variety of FMCG products. तो वो 50 और नए स्टोर्स खोलने की सोच रहा है। तो अभी तक तो ये पैराग्राफ हमारे किसी काम का नहीं है, इतना पता लगा FMCG कंपनी है, 50 नए स्टोर्स खोलने के बारे में सोच रहा है। The CFO and his team estimate that the funds needed for massive expansion would be 200 lakh per store. लो जी, 200 लाख पर स्टोर आपको फंड्स चाहिए होंगे। सच फंड्स वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर बाइंग आउट अ स्पेस एंड सेटिंग अप अ स्टोर, बाइंग द अदर रिक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ रेवेन्यू सब्सिडी। लो जी, ये लास्ट 5वां जो एमसीक्यू था
वो यही था कि आपको सब्सिडी बताओ कितनी मिलनी है। तो वो क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ रेवेन्यू सब्सिडी ऑफ 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने पहली बार देखा है। ज्यादातर सब्सिडी अमाउंट इन्वेस्टेड के ऊपर होती है। आपकी अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी है, 200 लाख। वो कह रहे नहीं, सब्सिडी मिलेगी 15% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट if the overall cost of capital of the company does not exceed 10%। अगर आपका केओ लेस देन 10% है तो आपको सब्सिडी मिलेगी 15% ऑफ क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। यही हमारे लास्ट 2 MCQ थे। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सिडी और व्हाट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। सो वो कह रहा है अगर आप, अच्छा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर लेस देन 10 है तो सब्सिडी आएगी, नहीं तो सब्सिडी का आंसर तो 0 है। अब पता नहीं मुझे 0 वाला दिया हुआ कि नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो मतलब ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे, सो अभी तक क्या समझ में आया कि 200 लाख रुपया पर स्टोर के लिए चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगी 15% ऑफ जीपी अगर ओवरऑल केओ लेस देन 10 है। अपार्ट फ्रॉम द अबव, CFO and his team require an estimate on the additional capital needed based for the smooth running of fixed assets and its daily operations। बच्चे ध्यान से, ये जो 200 लाख रुपए चाहिए ये तो स्पेस खरीदने के लिए, स्टोर लगाने के लिए और बाइंग द अदर रिक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट्स, मतलब फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना चाहिए, 200 लाख रुपए चाहिए पर स्टोर। फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 200 लाख रुपए चाहिए पर स्टोर। अपार्ट फ्रॉम द अबव, इसके अलावा CFO एंड हिज टीम रिक्वायर एन एस्टिमेट ऑन द एडिशनल कैपिटल नीडेड बेस्ड फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड डेली ऑपरेशंस। अब वो कह रहा है कि मुझे एडिशनल एस्टिमेट चाहिए, किसका, वर्किंग कैपिटल का। पता है आजकल इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस में यही फर्क हो गया है। जो आपकी पुराने क्वेश्चंस हैं जो हम बुक्स में करते हैं ज्यादातर सवाल, वहां सीधा होता है वर्किंग कैपिटल निकालो। अब देखो वो कथा बना रहे हैं, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि रियलिटी में तो ऐसे ही होता है ना, वर्किंग कैपिटल का हवा में थोड़ा चाहिए, वर्किंग कैपिटल किसी काम के लिए चाहिए। तो वो पूरा बेस बनाता है सवाल का, 200 लाख रुपया फिक्स्ड एसेट में चाहिए, अब वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट आप बता दो। Based on their market research, they have collected the other information for each store, which is as follows। So market research के बेस पे उन्होंने other information निकाली है for each store। ध्यान रखना सब कुछ एक स्टोर के लिए ही बोल रहा है, क्योंकि इंटू 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ना। ये 200 लाख भी पर स्टोर था, ये इंफॉर्मेशन भी पर स्टोर है। ओके, अब क्या है इंफॉर्मेशन, एवरेज सेल्स वुड बी 120 लाख पर एनम विद जीपी मार्जिन ऑफ 18%। तो सेल होगी उसकी 120 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 18%। तो आपको पता है हमें COGS चाहिए, अभी हम देख रहे थे। सो 120 लाख इंटू 18, 21.6। तो बताओ आपका COGS कितना हो गया, -120, 98.4। भाई अभी तो पढ़ाया कि आपको COGS चाहिए, ठीक है। आगे, कस्टमर्स पे थ्रू डिफरेंट डिजिटल मोड्स, वो गूगल पे वगैरह से पे करते हैं, एंड चैनल्स इंक्लूडिंग POS सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल। ये जो आप कार्ड स्वाइप करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, कस्टमर कह रहे हैं जी डिफरेंट डिजिटल माध्यम से पे करेंगे, विच जनरली टेक अप्रोक्सीमेटली 9 days फॉर द फंड्स टू गेट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट। बच्चे मुझे बता दो ये 9 दिन क्या है, मैं खुश हो जाऊंगा। मन में ही बता दो, कमेंट में लिख के बता दो, मुझे बता दो, मैं 9 दिन में, मेरे बोलने से पहले मुझे बता दो ये 9 दिन क्या है। दिस इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। यस सर, ये तो सीधा ही दिया होता था एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 days। अब वो कहानी बना रहा है ना, वो कह रहे हैं जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे आने में 9 दिन लग जाते हैं, तो दिस 9 days विल बी योर एवरेज कलेक्शन पीरियड। 15% of the customers use debit and credit card to make the payment. Installing a point of sale system comes with a fee of 2% of total sale through point of sale। लो जी, ऐसा होता है।
अगर आप किसी छोटे स्टोर में जाके कार्ड स्वाइप करो ना, वो कहेगा सर 2% एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि उसको 2% का खर्चा पड़ता है। ये कार्ड वाले बच्चे, आप कार्ड यूज कर रहे हो तो कार्ड वाले भी तो कुछ कमाने बैठे हैं ना, वो सेवा करने थोड़ा बैठे हैं। तो कार्ड वाले 2% लेते हैं। अब बताओ ये 2% क्या है? बताओ ये 2% क्या है? सोचो। सेलिंग एक्सपेंस। बाप रे बाप। सर हमारे सवालों में तो सेलिंग ओवरहेड 2 रुपए पर यूनिट दिए होते हैं, तो फिर ऐसे ही है ना। और क्या दुनिया बदल रही है, इंस्टीट्यूट बदल गया है, टीचर हमारे अभी भी वही खड़े हैं। जबकि हम तो कब से बोल रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, और हम तो बच्चे 2011-12 से ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। हम तो शुरू से ही ऐसे पढ़ाते हैं, पेपर हमारे तरीके के पिछले 2-3 साल से आने शुरू हुए हैं। हम कॉन्सेप्चुअली ही एक्सप्लेन करते हैं शुरू से ही। अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा था। 15% ऑफ कस्टमर्स यूज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। टोटल सेल कितनी थी? 120 लाख की। वो कह रहा 15% कस्टमर ही डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, बाकी कैश सेल। और कैश सेल में तो कोई डेटर नहीं होते। मतलब आपके डेटर कितने होने चाहिए? 120 लाख का 15%, वो बाद में देखेंगे। सो 15% ऑफ द कस्टमर ही क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड यूज करते हैं। बच्चे एफएमसीजी कंपनी है, उधारी तरह चलती है, तो आप कैश देके ही खरीदते हैं। बस कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और आपको 9 दिन में पैसा आता है, तो योर एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 9 डेज। मजा आ गया सर। आगे, बीइंग अ एफएमसीजी आउटलेट। अब आ गया जी वो इन्वेंट्रीज पे। ऊपर उसने डेटर बता दिए। भाई मुझे 4 ही तो चीजें चाहिए। इन्वेंट्री चाहिए, डेटर चाहिए, क्रेडिटर चाहिए, कैश चाहिए। कैश भी इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे दिख गया था सवाल में कि उसने कैश मांगा है, नहीं तो मैं तो कैश भी ना लिखता। तो डेटर तो सलट गया, डेटर तो कैलकुलेट हो गया जी, हो गया। सीओजीएस हम निकाल लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को दिए नहीं, सेलिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो सीओजीएस का 15% कर देना बस, टोटल सीओजीएस नहीं है, क्योंकि सारी सेल उधार नहीं होती है। उधार तो रादर कुछ भी नहीं है। अब आ गया वो इन्वेंट्रीज पे। बीइंग एन एफएमसीजी आउटलेट, inventories of multiple products need to be kept. Different products have different storage periods. However, primarily products are classified into 3 broad categories. वो कह रहा है ऐसे तो बड़े सारे प्रोडक्ट हैं, पर हमने उनके 3 ब्रॉड कैटेगरीज बना दिए हैं। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और पेरिशेबल। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और पेरिशेबल। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कंप्राइजेस 60% ऑफ सेल, सेमी ड्यूरेबल 25%, बैलेंस इज ड्यूरेबल। तो पेरिशेबल प्रोडक्ट और कौन से थे? सेमी ड्यूरेबल और ड्यूरेबल। पेरिशेबल 60% ऑफ सेल्स हैं, सेमी ड्यूरेबल 25% है, और बैलेंस कितना बचा? 15%। टोटल हो गया 100%। इन्वेंट्री स्टोरेज पीरियड फॉर पेरिशेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स आर दिस एंड दिस। लो जी, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड दिया हुआ है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। सीओजीएस हम निकाल चुके हैं, उसका 65, 25, 15% कर दो, तो ये 10 डे, 30 डे और 60 डेज है। ये तो इन्वेंट्री निकालना तो बहुत ही आसान है। सप्लायर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज। लो जी, क्रेडिटर भी आ गए, क्रेडिटर भी आ गए, क्रेडिटर भी आ गए। तो लो जी, 4 में से 3 चीजें तो आ गई। सप्लायर 30 दिन का उधार देते हैं, तो क्रेडिटर भी आ गए। तो सब 3 चीजें तो आ गई। क्या क्या आ गया? डेटर आ गए, इन्वेंट्री आ गई और क्रेडिटर आ गए। अब बचा कैश। आइए जी, ईच स्टोर विल एम्प्लॉय अराउंड 20 पर्सनल ऑफ अ डिफरेंट हियरार्की एंड मंथली एवरेज सैलरी टू स्टाफ फॉर ईच स्टोर इज एस्टिमेटेड एट 4 लाख पर मंथ। 20 लोग हम हायर करेंगे, 4 लाख रुपए उनको सैलरी देनी है। कंपनी विल पे एम्प्लॉय ड्यूज ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। लो जी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। मैंने कहा था ना कोई आउटस्टैंडिंग आ सकता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, क्योंकि हम अगले महीने पे करते हैं, तो इससे भी हमें फायदा हो जाता है, थोड़ा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मिल जाता है। तो 1 महीना तो हम पे ही नहीं करते। तो कंपनी विल पे ड्यूज ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो 1 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी हमेशा रहेगी ही रहेगी। तो एक और लाइबिलिटी आ गई इस सवाल में, 5वीं आइटम भी आ गई। ओके, नेक्स्ट, समर लिमिटेड प्लान्स टू कीप ऑप्टिमम कैश बैलेंस। लो जी, अब कैश बैलेंस पे आ गया वो। अब देख रहे हो कितना अब सवाल इजी लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये समझा दिया था। अगर हम ये ना समझते और सीधा क्वेश्चन पढ़ लें तो लगेगा ये पता ही नहीं क्या आ गया। अब कैश पूछ रहा है, समर लिमिटेड प्लान्स टू कीप ऑप्टिमम कैश बैलेंस इन हैंड एज सजेस्टेड बाय बॉमल मॉडल। तो बॉमल का तो फॉर्मूला होता है ना, बॉमल का फॉर्मूला क्या होता था? ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज
ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज या ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज इक्वल टू, मैं ईओक्यू की भाषा में लिख देता हूं, 2AO डिवाइडेड बाय सी, है ना, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट और जो भी है आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन 2AT लिख लो डिवाइडेड बाय सी, तो नाम लिखने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, 2AC लिख लो या डिवाइड टी लिख लो, डिवाइड बाय सी लिख लो। मैं हमेशा बोलता हूं नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे टी इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन और सी क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। Excess cash balance, if any, will be invested in the marketable securities which will generate a return of 12% per annum। वो कह रहा उतना ही कैश रखेंगे जितना बॉमल कहता है और बाकी कैश जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में जमा करा देंगे। टोटल डिसबर्समेंट्स फॉर द ईयर इज एस्टिमेटेड एट 1.5 लाख पर मंथ। लो बच्चे ए आ गया, ए कितना है 1.5 लाख पर मंथ, तो इंटू 12, 1.5 इंटू 12 18 लाख विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट और 20 पर ट्रांजैक्शन, तो टी आ गया 20 एंड ट्रांसफर टू डिसबर्समेंट अकाउंट, और सी कितना है 12%, क्योंकि बाकी पैसा आप जमा करा दोगे ना, तो सी होती है कैरिंग कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो पहला आंसर तो निकाल ही देते हैं, पहला आंसर तो निकाल ही देते हैं, जो उसने ऑप्टिमम कैश बैलेंस पूछा था ना। आइए जी, क्योंकि पहले हमने क्वेश्चन पढ़े थे तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस वो कह रहा था, तो 2 इंटू 18 लाख इंटू 20 डिवाइड बाय 0.2 का रूट 18973, 2 इंटू 18 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.12 का अंडर रूट 244, मैंने सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 24495, 24495। लो जी एक आंसर तो आपका आ चुका है, द ऑप्टिमम कैश बैलेंस ये आ गया, देखो 24495। अब ये तो बहुत ही आसान था कि अब विलियम जे बॉमल के अकॉर्डिंगली कैश बैलेंस निकालना था, तो कैश बैलेंस मैंने निकाल दिया, बाकियों में टाइम लगना है वो बाद में निकालते हैं। अब क्या है, अभी और है, द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर विद डेट इक्विटी ऑफ 2:1 हैज बीन प्रूवल आइडियल फॉर रेजिंग द फाइनेंस। लो जी अब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आ गया, कह रहे हैं हम डेट इक्विटी रेशियो 2:1 का मेंटेन करते हैं फॉर रेजिंग द फाइनेंस एंड द कंपनी विशेस टू फॉलो द सेम पैटर्न फॉर द एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टोर। जो नया फंड्स रेज करेंगे वहां भी कॉस्ट वेट्स क्या लेने हैं 2:1, तो जो भी पैसा हम रेज करेंगे वेट्स विल बी 2:1। अब ये देखो, ट्रेड क्रेडिट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर फाइनेंसिंग द एक्सपेंशन नीड। बच्चे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में शुरू से आपको पढ़ाया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्सेज का होता है। तो अगर बैलेंस शीट में ट्रेड क्रेडिटर गिवन होते थे, मैं कहता था इसको इग्नोर कर दो, इसकी कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होती, पर इस सवाल में कह रहे नहीं, ट्रेड क्रेडिट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर फाइनेंसिंग द एक्सपेंशन नीड। आप इसको भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट मानिए, मतलब ट्रेड क्रेडिटर इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल छोड़ो, ट्रेड क्रेडिटर इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब जो टोटल पैसा आपको चाहिए, तो मान लीजिए कि थोड़ा पैसा तो आपको कहां से फाइनेंस हो जाएगा, ट्रेड क्रेडिटर से भी फाइनेंस हो जाएगा। मैं सवाल करते हुए इसको दोबारा समझाऊंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बना दिया उसने। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट एंड इक्विटी फॉर ईच स्टोर इज एज पर द स्लैब्स एज अंडर। जो डेट एंड इक्विटी आप रेज करते हैं हर स्टोर के लिए वो स्लैब वाइज है, और ये स्लैब का क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है एक, पर ये सवाल थोड़ा अलग है। कॉस्ट ऑफ डेट, मिनिमम रेट एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये केडी और ये केई, अप टू 80 लाख तक है अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो केडी केई ये है, अबव 80 लाख केडी केई ये है, अबव 50 लाख अप टू 150 लाख केडी केई ये है, और अबव 250 लाख केडी और केई ये है। मान लो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आती है 350 लाख, सर 350 आपने कैसे बोला बच्चे, 200 तो फिक्स्ड एसेट ही चाहिए, मन से मान लो वर्किंग कैपिटल के लिए 150 लाख चाहिए, 350 लाख, तो आप कहां फॉल कर गए, आप फॉल कर गए यहां पे अबव 250, तो क्या ये केडी के ही है, लग तो ऐसे ही रहा है, द आंसर इज नो। नीचे पढ़ो क्या लिखा है, इट मीन्स दैट up to 80 lakh of project cost, company can raise debt at 10% and equity at 12% and so on। बाप रे बाप, अगर आपका 350 लाख रेज करना है तो 80 लाख का केडी के ही अलग है, उसके बाद 80 से 150 लाख, नेक्स्ट 70 लाख का केडी के ही अलग है, कितने 150 लाख हो गए, 150 से 250 लाख,
अगले 100 लाख का केडी केई अलग है, कितने हो गए 8 7 15 250 हो गए, और अगले 100 लाख का केडी केई अलग है, वो ये कह रहा है। सीधा आप इस स्लैब में फॉल नहीं करेंगे कि आप कह दे ये केडी है कि ये केई है। नो 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 नो, ये नई बात है, क्योंकि हमने जो कराया था वो स्लैब वाला ही था। वो कह रहे हैं इट मीन्स दैट अप टू 80 लाख ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट कंपनी कैन रेज डेट एट 10% एंड इक्विटी एट 12.5% एंड सो ऑन। अप टू 80 लाख तक कितना है एंड सो ऑन। सो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब ये समझ लीजिए कि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन ये अलग से कट के एक सेपरेट क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। तो आप इसमें एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, सो प्लीज इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सर नई नई चीजें आती ही जा रही हैं, तो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है ना, फ्री में डिग्री तो देगा नहीं इंस्टीट्यूट। स्टार्टिंग सैलरी आपकी टॉप 1% ऑफ इंडिया में आप आ जाते हैं, इंडिया के हिसाब से आप टॉप 1% लोगों में आ जाते हैं विद योर स्टार्टिंग सैलरी। तो फ्री में तो डिग्री नहीं मिलेगी ना, नई नई चीजें तो आएंगी आएंगी, एंड सो बी इट, आने दो ना, हम तैयार हैं। ठीक है, सो ये एक नया पार्ट है, मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, मजा आने वाला है कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा। लो जी, टैक्स रेट भी दिया हुआ है, टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 25%, बेस्ड ऑन द अबव डिटेल्स कैलकुलेट द फॉलोइंग। आप देख रहे हो किस लेवल का केस है ये। एक सेकेंड, ओके, तो जबरदस्त केस बनाया है उन्होंने। इस बार जो पेपर में केस स्टडी आया था वो थोड़ा इजी था, पर कह रहे हैं जो पिछली बार आया था May 24, क्योंकि तब तो एमसीक्यूज बाहर आते नहीं थे, सो May 24 वाला केस थोड़ा मुश्किल था। और बच्चे एक्सपेक्ट दीज काइंड्स ऑफ केसेस। इवन मैंने जो आपको केस स्टडीज कराए भी हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वो इतने आसान नहीं थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस तो बड़े इजी होते हैं, पर केस स्टडीज में ये लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स पूछ रहे हैं। एक्चुअली एक्स्ट्रा नहीं होते, कहानी है, क्वेश्चंस में कहानी नहीं होती, सवाल में सीधा दिया होता है। मैंने ना 10 लाख रुपया रेज करना है, यहां से इतना, यहां से इतना, यहां से इतना, तो यहां तो मुझे खुद निकालना है मुझे रेज कितना करना है, क्योंकि कह रहे जितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए वो निकाल लो, और फिर उसके बेस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सवाल में तो दिया होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मुझे 10 लाख रुपया रेज करना है, ये डेट है, ये इक्विटी है, ये केडी है, ये केई है, आंसर कर दो। यहां पहले आपको ढूंढना पड़ेगा आपको पैसा रेज कितना करना है, तभी तो निकालोगे वेट्स, डेट और इक्विटी। हालांकि वेट्स 2:1 ही है, तो निकालने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आपको देखना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं तो फिर आप स्लैब कैसे चुनेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा आपको कितना पैसा रेज करना है, तो इतना आसान नहीं है ये। क्लियर हो गया। तो उसने कैसे मिक्स कर दिया, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड केस स्टडी। तो मजा आ गया मुझे तो पढ़ के। चलिए आइए अब आपको मजा देते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू तो बच्चे हो गया, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, हम यहीं पे आप भी लिख लो, आपके पास आरटीपी आ गया होगा, नहीं आया तो प्रिंट आउट लो। 2 इंटू 18 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.12, तो दिस इज 24495। क्लियर है। चलिए आइए जी, मेन क्वेश्चन तो ये था कि ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल बता दीजिए। जब ये बता देंगे तो फिर हमें टोटल फंड्स नीडेड भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि टोटल फंड्स नीडेड में, अब ये टोटल फंड्स नीडेड इसने टोटल पूछे हैं या फिक्स्ड एसेट्स के पूछे हैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स के लिए तो 200 चाहिए। चलो देखते हैं 200 प्लस कितना, क्योंकि 200 से ऊपर तो एक ही आंसर है और दो एक 200 ही है। चलो ये देखना पड़ेगा, फिर लास्ट में फोर्थ पार्ट करेंगे और फिफ्थ पार्ट करेंगे। चलिए आइए, ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, बहुत आसान है। पहला काम है क्या निकालें, सीओजीएस, सेल माइनस जीपी सीओजीएस, फिर डेटर, इन्वेंट्री, कैश हम निकाल चुके हैं, क्रेडिटर और वेजेस या सैलरीज आउटस्टैंडिंग। सो आइए केस स्टडी, सर लिख के करना पड़ेगा, तो और कैसे निकालोगे, पेपर में आप इतना फेयर ना लिखना, मैं तो आपके लिए फेयर लिख देता हूं, क्योंकि हमें तो आदत है क्लासेस में क्वेश्चंस करने की। तो पहले हम निकालेंगे क्या, करंट एसेट्स। पेपर में तो आप अपने तरीके से लिखो। करंट एसेट्स में मुझे 3 एसेट चाहिए, एक इन्वेंट्री, एक डेटर्स और एक कैश। कैश हम निकाल चुके हैं 24495, यहां पे हम लगाते होते हैं टोटल ए। फिर हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज,
करंट लाइबिलिटीज में भी हमें तीन चीज, एक क्रेडिटर्स हैं और एक सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो आओ पहले मैं जरा सैलरीज आउटस्टैंडिंग ही बता दूं आपको। बताओ आपके सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितने हैं। वो कह रहा था 20 लोग हमने रखे हैं और उनकी सैलरी है 4 लाख रुपया पर मंथ। तो अगर 4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है तो यहीं पे निकालते हैं। तो 4 लाख इंटू 12 साल का कितना हो गया, 48 लाख। तो ये 20 लोग, ईच स्टोर विल एम्प्लॉय 20 पर्सनल और एवरेज सैलरी टू स्टाफ फॉर ईच स्टोर इज 4 लाख पर मंथ। बच्चे ये 4 लाख पर पर्सन नहीं है, ये एवरेज सैलरी टू स्टाफ है 4 लाख रुपए पर मंथ। तो पूरा सवाल हम एक ही स्टोर का कर रहे हैं क्योंकि आंसर भी एक ही स्टोर का दिया हुआ है। सो हम पूरा सवाल एक ही स्टोर का कर रहे हैं। तो 4 लाख इंटू 12 48 लाख सैलरी होगी। ये 4 लाख 20 लोगों की है, ध्यान रखना, इंटू एक महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 4 लाख ही आ जाएगा। चलो सैलरी भी हो गया। आइए अब बाकी काम करते हैं। चलो पहले इन्वेंट्री निकालते हैं, पहले डेटर निकालते हैं क्योंकि डेटर थोड़ा आसान है। कैलकुलेशन ऑफ डेटर, सबसे पहले तो हमें सीओजीएस चाहिए। तो सेल कितनी थी सवाल में, सेल थी आपकी 120 लाख माइनस जीपी। 120 लाख का कितने परसेंट था, 18%। 120 लाख का 18%, बच्चे ये लिख के ही करना पड़ेगा 21.6। हाँ इतना फेयर लिखने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि आपको तो पेपर में केस बना के करना है। तो ये सीओजीएस आ गया 98.4। अब यहाँ कॉस्ट की जरूरत नहीं है, दो तीन तो चीजें हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। प्लस सेलिंग ओवरहेड। अब सेलिंग ओवरहेड वो कहता था 15% ऑफ कस्टमर्स ही हैं जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। तो बताइए 15% कस्टमर, कितनी सेल है आपकी, आपकी सेल है 120 लैक्स की, है ना। इंटू 15% इंटू कितनी फीस है, 2%। सो 120 इंटू 15% इंटू 2%, 0.36, 0.36। ठीक है, ये आपके सेलिंग ओवरहेड हो गए। अब डेटर्स कितने हैं बच्चे, टोटल सीओजीएस है 98.4 पर क्रेडिट सेल तो 15% ही है, प्लस सेलिंग ओवरहेड 0.36 और कितने दिन लगते थे पैसा आने में, 9। तो 9 डिवाइडेड बाय 365, कहीं लिखा है कितने दिन लेने हैं ना, आई थिंक मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं कितने दिन लेने हैं। तो बच्चे देखना पड़ेगा ये 365 से कर रहे हैं कि नहीं, मुझे देख ही लेने दो। इन्होंने 360 से किया है, वो तो चलो पेपर में पता लग जाएगा जब आंसर मैच नहीं होगा। इन्होंने 360 डेज से किया है। अब ये समस्या है भाई, एमसीक्यू के क्वेश्चन में तो एटलीस्ट लिखो। सवाल तो तुमने बढ़िया बना दिया पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तुम लोग करते ही हो। प्लस 0.36 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 360, तो 0.378 आता है, 0.378 आता है। नहीं शायद मैंने गलत निकाला है, नहीं ठीक है, 0.378 आ रहा है। सो ये लो जी, आ गए आपके ट्रेड रिसीवेबल 0.378, रुपीज इन लैक्स में कर रहे हैं। क्लियर है। अब निकालते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो आसान ही था, ये मैंने कैश कॉस्ट के बेस पे निकाले हैं क्योंकि हमने प्रॉफिट ऐड नहीं किया। डेटर्स हमने सीओजीएस पे निकाले हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट आजकल क्वेश्चन साइलेंट है तो किस बेस पे निकालता है, कैश कॉस्ट के बेस पे। सो कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री तो बच्चे सिंपल है, सीओजीएस को 3 हिस्सों में बांटना है, पेरिशेबल, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और ड्यूरेबल। सो आपकी सीओजीएस कितनी है, 98.4 बिकॉज इन्वेंट्रीज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीओजीएस। पेरिशेबल 60% और पेरिशेबल वाले कितने दिन की इन्वेंट्री हम लोग रखते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 360। सो 98.4 इंटू 25% इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360, 98.4। अब देखो ये मैंने पहले ही समझा दिया था आपको सारा, इंटू 15% इंटू 60 डिवाइड बाय 360। लो जी, 98.4 इंटू 0.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 360, 1.64 लैक्स ही चल रहा है।
98.4 इंटू 0.25 इंटू 30 डिवाइड बाई 360, 2.05. 98.4 इंटू 0.15 इंटू 60 डिवाइड बाई 360, 2.46 लैक्स. तो टोटल 6.15 लैक्स. लो जी, तो इन्वेंट्री आ गई आपकी कितनी? 6.15 लैक्स. ओके, लो जी, अब एक ही बचा क्रेडिटर. तो क्योंकि क्वेश्चन पहले समझ लिया था तो लग रहा है कि आराम से हो गया, पर इतना आसान से सवाल था नहीं. बच्चे क्रेडिटर निकलेंगे परचेज के बेस पे. अब बताओ ये नया बिजनेस है कि पुराना बिजनेस है? तो बच्चे ये नया बिजनेस है, नए स्टोर खोल रहे हैं और नए स्टोर में ओपनिंग इन्वेंट्री तो जीरो होता है. तो फिर हमें परचेज निकालना पड़ेगा. परचेज कैसे निकलेगा? परचेज निकलेगा सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक. सो सीओजीएस कितना है? 98.4. ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक 6.15. याद है, ऐसे बहुत क्वेश्चन कराए हमने न्यू बिजनेस के. तो यहां तो न्यू स्टोर खोल रहे हैं ना, सो न्यू स्टोर खोल रहे हैं तो यू नीड टू कैलकुलेट परचेज. और क्रेडिटर आपको कितने दिन का उधार दे रहे हैं? 30/360. तो ये परचेज निकालिए हमने प्लीज. सो 8.7125 के आपके आगे क्या? क्रेडिटर्स. ओपनिंग स्टॉक जीरो है क्योंकि न्यू बिजनेस है. सो लिख लो न्यू बिजनेस है. सिंस इट इज न्यू बिजनेस, सो वी नीड टू कैलकुलेट परचेज. अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस होता तो हम परचेज थोड़ा निकालते. फिर तो हम मानते ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? सेम होता है. तो हम सीओजीएस पे ही आंसर कर देते. सो 8.7125. लो जी, ये 4 लाख को 4 लिखना पड़ेगा. 8.7125. ठीक है, चलिए आइए आंसर करते हैं. 6.15 प्लस 0.378 प्लस ये कितना निकाला था हमने? 24495. तो इसको भी लैक्स में करना पड़ेगा ना, या इसको टोटल कर लें? टोटल में कर लेते हैं, छोड़ो. 6,15,000, 37,800, 24495, 871250 और 4 लाख. सो 677,295, 871250 प्लस 4 लाख 1271250. तो 677,295. तो ये आ गया 593,955 नेगेटिव. सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी नेगेटिव है 593,955. सो आइए देखें जरा क्या आंसर है. 593,955 ग्रॉस कितना है? ग्रॉस होता है टोटल ऑफ करंट एसेट्स. 677,295, 677,295 और नेगेटिव. ये आंसर है हमारा. 677,295 है ना, उसने उसको 3 कर दिया. और हमारा कितना है? 593,955 नेगेटिव. 593,955. यस, ये आंसर है. तो वर्किंग कैपिटल आपकी नेगेटिव है. पता है ऐसे बिजनेस बहुत अच्छे होते हैं. बीइंग अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हमें नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वाले बिजनेस ढूंढ रहे होते हैं. ये उधार पे भी खरीदते हैं और कैश पे बेचते हैं. तो बाकी सारी सेल कैश सेल है. 15% सेल ही एक्चुअली वो भी कैश ही है, पर क्योंकि लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो पैसा आपके अकाउंट में आने में 9 दिन लग जाते हैं और उस पर 2% का खर्चा भी होता है. अब देखो अगले पार्ट का आंसर आ गया. वो कहता था आपको कितने फंड्स चाहिए, और सवाल में लिखा था कि ट्रेड क्रेडिटर को भी आप वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मानिए, मतलब ट्रेड क्रेडिटर को भी आप सोर्स ऑफ फाइनेंस मानिए. तो आपको फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए थे 200 लाख और वर्किंग कैपिटल टोटल फंड्स नीडेड, वर्किंग कैपिटल है नेगेटिव 5.9396. इनके वाला आंसर लेते हैं. तो बताओ अब आपको कितना पैसा चाहिए? 200 माइनस 5.9396, 194.0604. सो दिस इज द आंसर 194. क्योंकि वर्किंग कैपिटल में पैसा तो चाहिए ही नहीं, रादर वहां से तो पैसा आ जाएगा. और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था
हालांकि ट्रेड क्रेडिटर की जगह वर्ड यूज करना चाहिए था कि वर्किंग कैपिटल नेगेटिव भी आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस मानना है। यहां लिखा था ट्रेड क्रेडिटर कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर फाइनेंसिंग द एक्सपेंशन नीड। सो ट्रेड क्रेडिटर की जगह करेक्ट वर्ड है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ये भी आपकी एक फाइनेंसिंग नीड है, पर आया नेगेटिव किसके कारण है? ट्रेड क्रेडिटर के कारण ही आया है ना, इसलिए द वर्ड यूज्ड इज क्या? ट्रेड क्रेडिटर। सो वर्किंग कैपिटल नेगेटिव होने का मतलब होता है कि ये उधार में खरीदता है और कैश में बेचता है, और ये बहुत बढ़िया बिजनेस होता है। चलिए आइए जी, नाउ कम द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर फोर्थ पे डिपेंडेंट है। आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी? सब्सिडी आपको तभी मिलेगी जब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% से कम होगा। तो अब हमें निकालना पड़ेगा क्या? कॉस्ट ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। अब ये बहुत ध्यान से बताओ, आपको टोटल कितना पैसा चाहिए? ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, इधर देखो। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको टोटल कितना पैसा चाहिए? थर्ड पार्ट में हमने आंसर निकाला था, टोटल हमें चाहिए 194.0605। तो बच्चे इसी को ही तो रेस करने जाएंगे, और 2:1 का डेट इक्विटी रेशो है ना। बट अब ये स्लैब वाइज होगा। 194.06, इधर देखो, 80 लाख तक तो ये है, यहां तक ये है, 150 हो गया, ऊपर कितना बचा? 44.0605, उसके लिए ये है। ये जो स्लैब वाइज पंगा दे दिया उसने, सो ये आपको 3 वैक केओ निकालने पड़ेंगे। आपको 3 केओ, फिर उसके बाद उसकी भी वेटेड एवरेज करनी पड़ेगी। 3 केओ निकाल के उसके बाद फिर से उसकी वेटेड एवरेज करनी पड़ेगी। बाप रे बाप, यस भाई, 3 केओ निकलेंगे ना आपके। पहले आप 80 लाख रेस करने गए इन द रेशियो ऑफ 2:1, आपका एक केओ आया। फिर आप 70 लाख रेस करने गए इन द रेशियो ऑफ 2:1, आपका यहां से एक केओ आया। फिर आप बचे हुए 44.06 रेस करने गए इन द रेशियो ऑफ 2:1, यहां से केओ आया। अब 3 तो केओ आ गए। अब तीनों केओ का फर्दर वेटेड एवरेज करेंगे, और वेट्स क्या होंगे? 80, 70 और 44.0605। बाप रे बाप, ये पहली बार हुआ है, ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं किया हमने आज तक। मुझे लगता था 1 घंटे पूरा आरटीपी हो जाएगा, 1 घंटे में एक केस स्टडी नहीं पूरी होनी। इतना बड़ा केस इंस्टीट्यूट ने और जबरदस्त केस दिया है, सो इसमें हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। सो केओ भी 3 बार निकलेगा, और फिर केओ का फिर वेटेड एवरेज निकलेगा। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो ये स्लैब वाइज दिया था, क्योंकि 194 को आम बच्चा समझता है कि हम इस स्लैब में फॉल कर गए, ये केडी है, ये केओ है, और वेटेड एवरेज कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं, सवाल ने समझाया था नीचे कि अप टू 80 लाख कंपनी कैन रेज डेट एट 10% एंड इक्विटी एट 12.5% एंड सो ऑन। क्लियर है? सो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया मामला। तो आइए, पहले अप टू 80 लाख, अप टू 80 लाख केओ निकालते हैं 80 लाख तक का। आइए जी, केडी। अब हमारे सवालों में एक और भी समस्या होती है, यहां वर्ड लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट केडी होता है, और केडी ऑलवेज आफ्टर टैक्स होता है, पर लेते ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब इसको फर्दर क्या करेंगे? 1 - t करेंगे। अब ये सीए फाइनल में भी मैंने बहुत देखा है, क्योंकि हम सीए फाइनल में एएफएम पढ़ाते हैं, तो ये हमने वहां भी बहुत देखा है। लिखेंगे केडी, कॉस्ट ऑफ डेट, तो कॉस्ट ऑफ डेट तो केडी होता है, केडी ऑलवेज आफ्टर टैक्स होता है, पर ये इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, मानेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको 1 - t करेंगे। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। सो अप टू 80 लाख, वेट्स तो बच्चे 2:1 है, डेट इक्विटी का दिया हुआ था, तो केडी कितना है? 10% इंटू 1 - टैक्स रेट 25% इंटू 2/3 प्लस के कितना है? 12.5% इंटू 1/3। वेट डेट इक्विटी 2:1 दिया हुआ था, तो 7.5 इंटू 2/3 5, 12.5 डिवाइड बाय 3,
सो 9.17%। सो 3 KO निकालने हैं। नेक्स्ट 70 लाख। नेक्स्ट 70 लाख केडी कितने 11.5% इंटू 1 माइनस 0.25 इंटू 2/3। जो भी पैसा रेज करना है डेट इक्विटी रेशियो 2:1 दी हुई है सवाल में। 13.5 इंटू 1/3। सो 11.5 इंटू 0.75 इंटू 2/3 5.75% प्लस 13.5 इंटू 1/3 4.5%। सो 10.25%। ये दूसरा केओ आ गया। ये सब केओ निकल रहे हैं। नेक्स्ट ऊपर कितना बचा था हमारे पास? ऊपर कितना था? अबव 150 से लेकर 250। हमें तो 194 समथिंग चाहिए था। यहां मैंने लिखा था 44.0605। 44.0605। सो इसका केडी कितना है? इसका केडी था 12% इंटू 1 माइनस 0.25 इंटू 2/3 प्लस 14% इंटू 1/3। तो 12 इंटू 0.75 इंटू 2/3 6%। 14 डिवाइड बाय 3 सो 10.67%। लो बच्चे 3 केओ आ गए। अब ओवरऑल केओ निकाल दो जितने जितने फंड्स आपने यूज किए हैं। सो 9.17% इंटू 80 डिवाइडेड बाय 194.0605। यही था। यस। तो 2 बार वेटेड एवरेज करना पड़ेगा और ये कभी नहीं किया आपने, उसी सवाल में नहीं किया आज तक। 10.25 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 194.0605 प्लस 10.67% इंटू 44.0605 डिवाइडेड बाय 194.0605। चलिए आइए 9.17 194.0605 3.78%। 3.70%। 2.42%। So 3.78 plus 3.7 plus 2.42 9.9। ओहो ये 10 से नीचे आ गया। और अगर 10 से नीचे आ गया तो 15% जीपी की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। सो ये है 9.09। तो कहाँ है आंसर? ये रहा। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें आपने कुछ नया सीखा। ट्रेडर की वर्किंग कैपिटल नया थोड़ा ना है। हाँ सवाल थोड़ा अजीब तरीके से नया कहानी नुमा सा क्वेश्चन था, पर अदरवाइज ट्रेडर की वर्किंग कैपिटल में कोई दिक्कत थोड़ा ना है। लो जी अब तो सब्सिडी बताओ कितनी मिलेगी। तो आपका जीपी कितना निकाला था हमने? जीपी हमने निकाला था ये रहा 21.6। और क्वेश्चन कहता था जीपी का कितने परसेंट सब्सिडी है? 15%। तो 21.6 का 15%। क्योंकि आपका केओ लेस देन 10 है तो 21.6 का 15% 3.24 लाख की आपको क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ गया करके। और कुछ नया भी आपको सीखने को मिला कि ये इंडस्ट्री के सवाल है, ये एप्लीकेशन नेचर के क्वेश्चन है। सो इस तरह अगर इंटीग्रेटेड केस स्टडी आती है तो सोच लो कौन कर पाएगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है। जैसे हमने क्लासेस में आपको अंडरस्टैंडिंग दी है। जब मैं एसएम में समझाने बैठता था ना, मैं 1-1.5 घंटा बोलता रहता था और मैं हमेशा बोलता था ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको केस स्टडी समझ में आए, आप बिजनेस को समझ पाए। बच्चे हमारा काम है बिजनेस एनालिसिस करना स्टॉक मार्केट में, काम ही यही है हमारा। इस बात को समझो। हम तो दिन की एक बैलेंस शीट तो मिनिमम पढ़ते हैं। मिनिमम एक बैलेंस शीट तो पढ़नी पढ़नी है, चाहे रात को सोने से पहले क्यों ना पढ़ूं, पढ़नी ही पढ़नी है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? चलिए जी। सो इसको एक बार लिख लीजिए। हम पहले सारे एमसीक्यू करेंगे, पहले एफएम के फिर एसएम के, फिर हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट की तरफ चलेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे।
पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए आइए जी, इसके 2 एमसीक्यू और दिए हुए हैं एफएम के, इंडिविजुअल एमसीक्यू, वो देख लेते हैं। बच्चे जो डिविडेंड डिसीजन का एमसीक्यू है, ये जो हमने आपको क्लास में एमसीक्यू कराए हैं, ये उसी बुक से है। तो मैंने बोला था ना कि 2-3 घंटे लगेंगे उन एमसीक्यूज को करने में और एक आधा आपके पेपर में आ जाएगा। तो वर्थ टाइम स्पेंड करना है कि टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए उस पर। सो एक बार दोबारा कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 12% KO and its expected earning per share at the end of the year is 20 E1. Existing payout ratio 25%, तो payout ratio दी है। The company is planning to increase its payout ratio to 50, 25 से 50 लेके जा रहा है। What will be the effect of this change on market price per share? इस चेंज का इफेक्ट बताओ मार्केट प्राइस पर शेयर में गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंगली। अगर री इन्वेस्टमेंट रेट कितना है 15%। सो एज पर गॉर्डन मॉडल P0 is equal to E1 into 1 minus B divided by KE minus B into ROE। सो 2 बार करना है। आपको E1 दिया हुआ है 20, पे आउट रेशो है 25%, तो रिटेंशन रेशो कितनी होगी 75%। 1 माइनस 0.75, KE कितना है 12%, माइनस B कितना है 0.75 और इन्वेस्टमेंट रेट कितना है 15%। तो करंट P0 कितना आ रहा है 20 इंटू 0.25, 5 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 15 इंटू 0.75, 11.25 माइनस 12, 0.75। सो 5 डिवाइड बाय 0.75%, ये आ रहा है 66.67, ये करंट आ रहा है। अब रिवाइज्ड बताओ 20 इंटू 1 माइनस 0.5, 12% माइनस 0.5 इंटू 15, सो ये आ गया 10, 12 माइनस 7.5, सो 12 माइनस 7.5, 4.5, तो 10 डिवाइडेड बाय 4.5%, 222। तो इफेक्ट क्या है, प्राइस आपका डिक्रीज होगा। तो 666.67 माइनस 222.22, 44.45। इट विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज, ये रहा आंसर। इट विल डिक्रीज बाय 444.45, दोनों का डिफरेंस 444.45। सो इट विल डिक्रीज बाय 444.45। मैं दिखाऊं आपको जो हमने एमसीक्यू किए थे, ये सेम एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है। अरे कहाँ गया एमसीक्यू, ये रही। ये डिविडेंड पॉलिसी के एमसीक्यू में ये सवाल था, तो एमसीक्यू से कुछ ना कुछ आ जाएगा। प्लीज ये सारे एमसीक्यूज अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने नहीं इतना टाइम लगा के कराए हैं आपको सारे। इंस्टीट्यूट अपने एमसीक्यू से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो बच्चे 2 घंटे लगा के अगर 2 नंबर मिल जाए तो बताओ कितने को माड़ी डील थोड़ा है, ये तो बढ़िया ही डील है। यहाँ पे होगा 444.45 वाला, मैं आपको इसलिए दिए, देखो ये वाला है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि सिमिलर देखो आरटीबी में आ रहे हैं और सिमिलर क्वेश्चन पेपर में भी आए हैं। इवन एडवांस अकाउंट्स में एक सिमिलर एमसीक्यू आया है, तो एक आधा नंबर अगर मिल जाए 2 घंटे लगा के तो क्या दिक्कत है, और ये तो 2 नंबर मिल गए। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हालांकि ये क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर का है, नॉनसेंस को ये भी नहीं पता, ये क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर का है, यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख दिया है। आइए, और ये भी उसी में से है। अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा एमसीक्यू पे, ये भी उसी में से है। अभी लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी, अभी डेट नहीं है उसके पास, अनलीवर्ड है। इट इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग 275 लाख इक्विटी शेयर्स विद 15% डिवेंचर्स ऑफ द सेम अमाउंट। तो अब वो डेट रेज करने जा रहे हैं 275 लाख एट द रेट ऑफ 15%। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी 1750 लाख, तो अनलीवर्ड कंपनी का वैल्यू ऑफ फर्म दिया हुआ है 1750 लाख, विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ बोल दो, केई बोल दो, क्योंकि अनलीवर्ड है तो दोनों सेम होंगे 20%। फ्यूचर EBITs आर गोइंग टू बी कांस्टेंट, EBIT विल रिमेन सेम एंड एंटायर अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। टैक्स रेट 30%। मैं हमेशा बोलता हूं जैसे ही टैक्स रेट आ गया तो ये सवाल किस थ्योरी का बन गया, ये बन गया MM2 विद टैक्सेस। ये बन गया आपका MM2 विद टैक्सेस। जैसे ही सवाल में टैक्स रेट आ गया तो ये क्वेश्चन बन गया किसका, MM2 विद टैक्सेस। व्हाट विल बी द न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ही मांगा है।
तो के का क्या फॉर्मूला होता है? के इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 - T डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। तो पहले वैल्यू ऑफ फर्म दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT इंटू 1 - T डिवाइड बाय KO। वैल्यू ऑफ फर्म पुराना दिया हुआ है 1750 लाख, KO दिया हुआ है 20%, EBIT निकालना है इंटू 1 - T। तो x इंटू 1 - 0.25 0.30 टैक्स रेट 30 है इज इक्वल टू 1750 इंटू 0.2 350। तो बताओ x कितना आ गया? 350 डिवाइड बाय 0.7। तो आपका एग्जिस्टिंग EBIT, x क्या है? EBIT। आपका एग्जिस्टिंग EBIT आ गया 500 लाख। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म एज पर MM, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म किसके बराबर होता है? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस DT। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म दिया हुआ है आपको कितना? 1750। डेट ले रहे हैं आप कितना? 275। टैक्स रेट 30%। तो लीवर्ड फर्म का वैल्यू 275 इंटू 0.3 प्लस 1750 1832.5। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ लीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट 275 माइनस 275 तो 1557.5। तो आइए के निकालते हैं। EBIT कितना है? 500 माइनस इंटरेस्ट 275 का 15% 41.25 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए हुए हैं। डिवाइडेड बाय 1557.5 इंटू 100। पूरा चैप्टर ही लग गया है इसमें 500 माइनस 40। मैंने बहुत तेज कराया है, मानते हुए कि ये क्वेश्चन नया नहीं था, जस्ट RTP का है तो मैंने करा दिया। 20.62%। भाई MCQ में जिसके 30 नंबर आ गए उसके तो 70-80 नंबर आ जाएंगे, पर ये इतना आसान नहीं है। अब जिस स्पीड से मैंने इसको किया है, अब ये 2 नंबर इसी स्पीड से ही आपको लेने हैं। और ये स्पीड से कौन ले पाएगा? जिसने क्लास में अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस किए हैं, जो उसको 2-3 बार रिवाइज कर रहा है। अभी भी 2 महीने पड़े हैं पेपरों में। 2 महीने पड़े? हाँ, 2 महीने से 2-3 दिन कम है। सो अभी भी काफी टाइम है, आराम से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलिए जी, सो इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा, वैसे तो ये सारे किए ही होते हैं क्लास में। चलो, तो ये FM के MCQ हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पहले RTP के MCQs को। आइए जी, सो SM की तरफ बढ़ते हैं। सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कुछ है? हाँ बच्चे, 1-2 क्वेश्चन अच्छे दिए हुए हैं, वो भी हम करेंगे। पहले जरा MCQ कर लें, क्योंकि MCQ तो हमेशा नए ही होते हैं ना, तो MCQ अच्छे से करने चाहिए। 30 नंबर है भाई, 30 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। कहाँ गया SM? ये लो जी, आ गया SM। तो SM में भी एक केस स्टडी दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन है उसके, प्लस 3-4 इंडिविजुअल MCQs भी इसमें दिए हुए हैं। तो SM तो मजा ही आता है। SM मतलब इतना बढ़िया पेपर है कि मतलब करके आनंद ही आ जाता है। आइए जी, सो केस स्टडी पढ़ने से पहले हम इसके क्वेश्चंस पढ़ लें एक बार कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं। असली इंटीग्रेटेड केस तो बच्चे SM का ही होता है, क्योंकि SM में एक चैप्टर पे कभी भी केस नहीं बनता है। हमेशा SM में चैप्टर्स को मिक्स करके ही जो है वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आइए, सो पहले जरा देखें कि क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं। पहला, इन होराइजन टेक्नोलॉजी जर्नी टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। एक तो पेस्टल के ऊपर सवाल है, चलो बढ़िया हो गया, आगे नहीं पढ़ूंगा, इतना पता लग गया कि पेस्टल इन्वायरमेंटल एनालिसिस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंटेड अ SBU structure to improve its responsiveness and innovation. How did SBU structure differ from company previous organizational model? तो वो SBU की तरफ जा रहा होगा, वो कह रहा बताओ ये पिछले से कैसे डिफरेंट है। तो जहां SBU मॉडल आएगा वहां आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तीसरा सवाल, होराइजन टेक्नोलॉजीज फेस्ड इंटरनल चैलेंजेस इंक्लूडिंग लीडरशिप स्ट्रगल। तो लीडरशिप स्टाइल वाला सवाल लग रहा है। 2 तरह के स्टाइल होते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजेक्शनल। विद अथॉरिटेटिव, हाउ डिड मिस्टर ट्रांसफॉर्म हिज लीडरशिप स्टाइल। सो देखेंगे जहां लीडरशिप स्टाइल आएगा। वाइल इंप्लीमेंटिंग अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, तो अगला कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी के ऊपर है, तो माइकल पोर्टर के जेनरिक स्ट्रेटेजी। तो जब कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजीज आएगा
तो साथ में ही आंसर कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो एक पैराग्राफ ही होता है और उसी के बेस पे ही आंसर होता है। जितना टाइम हमें एफएम का केस स्टडी करने में लगा है, एसएम का तो उतना नहीं लगेगा, वो तो बहुत बड़ा केस डाल दिया। द प्राइमरी फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू होराइजन टेक्नोलॉजीज रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन वॉज देयर कमिटमेंट टू सिस्टमैटिक एनालिसिस। वट रोल डिड वैल्यू चेन एनालिसिस प्ले? तो लो जी, मुझे तो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट मार्क करने होते हैं, तो 5 क्वेश्चन है। एक वैल्यू चेन है, एक कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी है, एक लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर है, एक एसबीयू से रिलेटेड कुछ है और एक पेस्टल से रिलेटेड है। सो 5 कॉन्सेप्ट्स अलग अलग चैप्टर से पूछे गए हैं। एसएम का ना सारा पेपर ही ऐसा होना चाहिए, केस स्टडी बेस्ड। हाँ, आप सारे एमसीक्यू ना बनाओ, नीचे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि एसएम तो 5 चैप्टर इकट्ठे जो पढ़ने का मजा आता है वो अलग अलग करने का मजा नहीं है। चलिए आइए सर, आपके मजे हैं, हमारा कल्याण हो जाता है। अरे कोई कल्याण नहीं होता, अच्छे से पढ़ो। जैसे हम आपको पढ़ाए हैं, हम आपको इसी तरीके से ही पढ़ाया है। हमने आपको ये मान के थोड़ा पढ़ाया कि आपको कुछ अलग अलग आएगा, ठीक है ना। आइए जी, अब पढ़ते हैं। याद रखना, एक पेस्टल है, एक कॉस्ट लीडरशिप है, एक लीडरशिप स्टाइल के ऊपर सवाल था, और क्या था, वैल्यू चेन के ऊपर था, एक और था, क्योंकि मैं साथ साथ पता लगता चला जाएगा ना। एसबीयू से रिलेटेड था। तो ये 5 बातें जहां आएंगी मैं रुक के कोशिश करूंगा कि साथ में ही आंसर हो जाए। सो ये तरीका है एसएम का केस स्टडी सॉल्व करने का। पढ़िए जी। इन द एवर ग्रोइंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जैसे आपका हेवल्स है ना, हेवल्स इज ए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। होराइजन टेक्नोलॉजीज फाउंड इटसेल्फ एट अ क्रॉस रोड्स इन 2018। वो फंस गया है। द कंपनी फाउंडेड अ डेकेड अर्लियर, 10 साल पहले बना है, had established itself as a key player in the global market for smartphones and other electronics. So अपने आप को उसने एक की प्लेयर के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया है। However, the pressure to stay relevant, meet customer demands and fend off competitors was mounting. भाई बिजनेस है तो प्रेशर तो रहता ही रहता है। This is the story of how Horizon Technologies navigated its challenges, leveraging key business strategies and analysis to achieve the remarkable success. चलो, कह रहे उसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। This is the story of how Horizon Technology navigated its challenges, leveraging key business strategies and analysis to achieve the रिमार्केबल सक्सेस, कि किस तरह से उसने रिमार्केबल सक्सेस हासिल की। मतलब ये पैराग्राफ हमारे किसी भी काम का नहीं है। पहला पैराग्राफ केस स्टडीज में ज्यादातर ऐसा ही होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पढ़े ना, वहां से आपको थोड़ा हिंट मिलता है कि केस किसके रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। आगे, होराइजन टेक्नोलॉजीज रिकॉग्नाइज्ड द नीड टू डिवाइड इट्स ऑपरेशंस टू फाइंड एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। ओके, वो कह रहा है ऑपरेशंस को डिवाइड करने के बारे में सोच रहा है। दे कंडक्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू चेन एनालिसिस। लो जी, मुझे पहला शब्द दिख गया। उन्होंने वैल्यू चेन एनालिसिस कंडक्ट किया, आइडेंटिफाइंग बोथ प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज। वैल्यू चेन में 2 तरह के एक्टिविटीज होते हैं। बाय स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस एंड एलिमिनेटिंग रिडंडेंसीज, the company reduced production cost and enhanced product quality. उसने कुछ प्रोसेस को स्ट्रीमलाइज किया, कुछ रिडंडेंसीज को एलिमिनेट किया, तो इससे क्या हुआ, कंपनी ने प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया। द कंपनी रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एनहांस्ड द प्रोडक्ट क्वालिटी। दिस अलाउड देम टू ऑफर मोर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, thus gaining a strategic edge in the markets. चलो देखें जरा वैल्यू चेन पे क्या सवाल पूछा गया है ना। आइए जरा, वैल्यू चेन हो सकता है कई बार इतने से आंसर ना भी हो, पर कई बार होता है हो भी जाए। आइए जी, द प्राइमरी फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू होराइजन टेक्नोलॉजीज रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन वॉज देयर कमिटमेंट टू सिस्टमैटिक एनालिसिस। व्हाट रोल डिड वैल्यू चेन प्ले इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वो कह रहा है वैल्यू चेन का इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रोल है, एंड हाउ डिड इट ड्राइव देयर सक्सेस इन बोथ लोकल एंड ग्लोबल मार्केट्स। वैल्यू चेन एनालिसिस रिवील्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर डाइवर्सिफिकेशन, एनेबलिंग देम टू केटर टू वेरियस मार्केट्स,
इट अलाउड द कंपनी टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट रिडंडेंसीज, ऊपर रिडंडेंसी लिखा था, यहाँ इनएफिशिएंसीज रिजल्टिंग इन कॉस्ट रिडक्शन एंड इंप्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, ये वाला आंसर है। और बच्चे ये कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, पिछले आरटीपी में भी मैंने यही बोला था कि बचपन में आते थे ना कॉम्प्रीहेंशन, कि कॉम्प्रीहेंशन पढ़ो और आंसर करो। ये कॉम्प्रीहेंशन का सवाल है कि ऊपर ये सेम लाइन लिखी हुई है, देखो ना क्या लिखा है, इधर देखो सेम लाइन लिखी है और उसी पे ही सवाल है, देखो बाय स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस एंड एलिमिनेट रिडंडेंसी द कंपनी रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी, सेम लाइन नीचे लिखी है, इधर देखो। It allowed the company to identify and eliminate inefficiencies in their operation, resulting in cost reduction and improved product quality. और सवाल भी यही था कि what role did value chain play in the transformation and how did it drive their success? यही आंसर है। तो ये पिछले में भी ऐसे ही था, कॉम्प्रिहेंशन कि ऊपर ध्यान से पढ़ लो, नीचे सेम लाइन है। ये को वैल्यू चेन के बारे में थोड़ा पूछा हुआ है, ये तो पूछा है कि वैल्यू चेन ने इनकी कैसे मदद करी, तो वो मदद ऊपर लिखी हुई थी, मैंने वही मार्क कर दिया। बाकी पढ़ लो, बाकी नहीं लिखा हुआ कि इट रिवील्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। वैल्यू चेन एनालिसिस हाईलाइटेड द नीड फॉर एक्सेसिव वर्टिकल इंटीग्रेशन, कुछ नहीं है। होराइजन टेक्नोलॉजी यूज्ड वैल्यू चेन प्राइमरली फॉर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, नो, ये कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है, ये साफ साफ ऊपर लिखा है। क्वेश्चन होता कि वैल्यू चेन के बारे में कुछ पूछता, यहां तो साफ लिखा है कि उसकी वैल्यू चेन ने कैसे मदद करी, वही नीचे ऑप्शन दी और वही मेरा आंसर था। एंड दैट इज वेरी वेरी इजी, और ये पहले भी पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। सो अगर इस तरह का केस आता है तो बच्चे आराम से कर लेंगे। ये तो कॉम्प्रिहेंशन है, जैसे बचपन में कॉम्प्रिहेंशन आता था। आगे तो पहला उसने वैल्यू चेन कंडक्ट किया, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ गई, इससे उसके मोर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हो गए, दस गेनिंग अ स्ट्रेटेजिक एज इन द मार्केट, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना शुरू हो गया। द कंपनी सीईओ मिस्टर जॉनथन मर्कर वाज नोन फॉर हिज अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट स्टाइल। अच्छा, वो अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट स्टाइल था उनका, ट्रांजैक्शनल है ना। हिज चैलेंज वॉज टू ट्रांसफॉर्म हिज लीडरशिप अप्रोच, वो अपनी लीडरशिप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है। तो ट्रांजैक्शनल से किस तरफ जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशनल। दैट एनकरेज्ड क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क विद इन द एसबीओ, वो अपने लीडरशिप स्टाइल को चेंज करना चाह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशनल की तरफ जाना चाह रहा है। Mr. Merker invested in the leadership development program for middle and senior management to enhance their interpersonal and communication skills. उसने उनकी लीडरशिप की डेवलपमेंट की कुछ क्लासेस भी लगवाई, उसमें पैसा भी इन्वेस्ट किया ताकि उनके स्किल्स बढ़िया हो जाए। द ट्रांजिशन वॉजन ईजी बट इट फोस्टर्ड अ मोर कोलैबोरेटिव एंड डायनामिक वर्क इन्वायरमेंट। चलिए आइए, इसके ऊपर भी सवाल था। हाँ जी, Horizon Technologies faced internal challenges including leadership struggles with an authoritative CEO. How did Mr. Jonathan Merker transform his leadership style? वो कह रहा था ना, उसने इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर, लीडरशिप प्रोग्राम चलाए हैं, ये वही है। टू फोस्टर अ मोर कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड व्हाट वर देयर की आउटकम्स, आउटकम्स भी लिखे हुए थे, इधर देखो साफ साफ, ये भी कॉम्प्रिहेंशन ही है, इधर देखो। He invested in leadership development program to enhance their interpersonal skill. This transition पर it fostered a more collaborative and dynamic work environment. ये उसकी आउटकम थी। आइए, मिस्टर मर्चर increased his authoritative approach. No, उसने authoritative approach को increase नहीं किया, वो तो बदलना चाह रहा था इसको, है ना। He introduced a strict top-down hierarchy to enhance discipline. No, उसने ये भी नहीं किया, वो तो बदलना चाह रहा है। ये देखो, Mr. Merker invested in leadership development program, interpersonal skill, more collaborative। अब देखो ये साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। इसमें कोई ऐसे, बस आपको पता होना चाहिए लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, उसके बाद तो जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। बहुत आसान, ये पहले भी आए हैं इस तरह के केस स्टडीज, ये पहली बार नहीं आया है। दे डिड नॉट स्टॉप देयर, वो यहीं पे नहीं रुके। Horizon Technologies adopted a SBU structure, dividing the company into smaller and more manageable units. तो उसने SBU स्ट्रक्चर बना दिया। SBU स्ट्रक्चर आपको पता है कब बनता है, जब आप डिफरेंट बिजनेस में होते हैं तो आपको SBU स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है।
Each SBU was tasked with the focusing on specific product line. Of course, जैसे ITC की सब प्रोडक्ट लाइन अलग अलग है तो सारे SBU अलग अलग हैं. This decentralization empowered individual units to make strategic decisions autonomously. डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सब अपने अपने डिसीजन खुद से लेते हैं. लीडिंग टू क्विकर मार्केट रिस्पॉन्स एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स. तो ये उनको फायदा हुआ एसबीयू से कि सब अपने अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेना शुरू कर दिए. तो इससे क्या हुआ, मार्केट रिस्पॉन्स अच्छा हो गया विद डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स. It was the catalyst for innovation and improved customer satisfaction. चलो अब देखते हैं, इसके बेस पे भी एक सवाल था. Horizon Limited implemented a SBU structure to improve its responsiveness and innovation. हाँ बिल्कुल ठीक. How did the SBU structure differ from company's previous organizational model? And what benefits did this new structure bring? तो benefits तो बच्चे साफ साफ लिखे थे, ये बेनिफिट्स थे. इनोवेशन एंड इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्विकर मार्केट रिस्पॉन्स, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स, ये बेनिफिट थे. ये सवाल अच्छा है कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम प्रीवियस स्ट्रक्चर. उसका पहला स्ट्रक्चर कौन सा है, ये कहां लिखा था, कहीं पहली लाइन में लिखा था. यहां तो कोई नहीं लिखा. यहां लिखा था इट नीड टू डिवाइड इट्स ऑपरेशंस. मतलब अभी तक उसने ऑपरेशन डिवाइड नहीं किए हुए थे. तो पक्की बात है डिविजनल स्ट्रक्चर तो नहीं था, क्योंकि डिविजनल में भी ऑपरेशंस डिवाइड करने होते हैं. तो यहां तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है या फंक्शनल स्ट्रक्चर है. उसके बाद तो कॉम्प्लिकेटेड आते हैं ना, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है ना, आर ग्लास स्ट्रक्चर, वो तो उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है. तो सिंपल होता नहीं, बड़ा बिजनेस है, तो इट शुड बी फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि उसने डिवाइड ऑपरेशन नहीं किए हुए. फंक्शनल के बाद डिविजनल, डिविजनल के बाद मल्टी डिविजनल, फिर एसबीयू, तीनों में ऑपरेशंस डिवाइड होते हैं. उसने डिवाइड नहीं किए हुए. मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है हाउ डट, कहां गया, हाँ, हाउ डिड द एसबीयू स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम कंपनीज प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल. वो कह रहा है बताओ एसबीयू स्ट्रक्चर प्रीवियस मॉडल से अलग कैसे है और बेनिफिट्स क्या मिले. तो बेनिफिट्स तो देख गए थे. पहला देखो, SBU structure replaced a functional structure and empowered units to make strategic decision, quicker market response and enhanced customer satisfaction. यही है, ये साफ साफ लिखा था. ये देखो, quicker market response, enhanced customer need, innovation, improved customer satisfaction. तो यही आंसर है. और ये किसको रिप्लेस किया उसने, फंक्शनल स्ट्रक्चर. ये हमने अनुमान से देखा, एस्टिमेट से, कि उसने अभी तक अपने ऑपरेशंस को बांटा नहीं हुआ था. मतलब वो डिविजनल और एसबीयू नहीं था. द एसबीयू स्ट्रक्चर रिप्लेस्ड द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. और मैट्रिक्स कहां से आ गया, मैट्रिक्स में तो होते ऊपर भी बॉस, साइड में भी बॉस. एसबीयू स्ट्रक्चर मेंटेन्ड द फंक्शनल स्ट्रक्चर. नहीं, एसबीयू में तो फंक्शनल थोड़ा होता है. एसबीयू स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस द सेंट्रलाइज्ड अप्रोच. नहीं, ऊपर लिखा था डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच. तो ये आंसर है, ये भी पता होना चाहिए. पर बाकी तीन आंसर क्यों नहीं है, ये भी पता होना चाहिए. तो ये अच्छा सवाल था. इसका भी पहला पार्ट ये वाला. अगला तो कॉम्प्रिहेंशन है कि बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स तो ऊपर लिखे थे, वो साफ साफ इन्होंने छापे थे. तो बच्चे ये इजी केस स्टडी है, बहुत इजी केस स्टडी है. इससे बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडीज बन सकते हैं. हालांकि जो सितंबर 24 के पेपर में भी आया था वो भी बहुत इजी केस स्टडी था एसएम का. आइए आगे बढ़ते हैं. ये तो एक एक पैराग्राफ के ऊपर एक एक क्वेश्चन बना हुआ है. पोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, होराइजन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजाइज्ड टू एम्ब्रेस अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी. लो जी, अब वो अगले पे आ गया, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी. अब उसने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीडरशिप मतलब सस्ता बेचेंगे, है ना. पोजीशनिंग इटसेल्फ, सस्ता बेचेंगे पर प्रॉफिटेबल होंगे. पेटीएम नहीं बनेंगे, ओला नहीं बनेंगे कि सस्ता बेचेंगे पर लॉस में बेचेंगे. नहीं, सस्ता बेचने का मतलब होता है प्रॉफिटेबल हम रहेंगे. पोजीशनिंग इटसेल्फ एज द गो टू ब्रांड फॉर अफोर्डेबल येट हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स. मतलब अफोर्डेबल होगा पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे. बाय ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, द कंपनी अचीव्ड कॉस्ट एफिशिएंसीज
दैट कॉम्पिटिटर्स स्ट्रगल्ड टू मैच। दो काम किए उसने, एक तो प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव किए और एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंप्रूव किया, और इससे कॉस्ट एफिशिएंसी आ गई और कॉम्पिटिटर इसको ला नहीं पा रहे। दिस नॉट ओनली अट्रैक्टेड द कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर्स, जो सस्ता खरीदना चाहते हैं वो तो आए ही आए, बट ऑल्सो एनेबल्ड द कंपनी टू मेंटेन द हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, सस्ता बेच के भी वो बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वजह जीरोधा। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जीरोधा इज द मार्केट लीडर, सबसे सस्ता वही था, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी वही बना रहा है, क्योंकि एफिशिएंसीज हैं, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उसके पास आना पसंद करते हैं। तो आइए, इसके ऊपर भी एक सवाल था। ये रहा। While implementing a cost leadership strategy, Horizon Technologies went beyond just streamlining their production processes। बिल्कुल, वो प्रोडक्शन प्रोसेस तो स्ट्रीमलाइन किया ही किया, पर उसने और भी तो किया था। ये देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंप्रूव किया, है ना। प्रोडक्शन प्रोसेसेस तो इंप्रूव किया, पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी इंप्रूव किया। आगे, what other factors did they consider achieving cost efficiencies and how did this contribute to their success? पढ़ लेते हैं। They solely focused on reducing labor cost, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। They invested heavily in extravagant marketing campaign, no, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। They optimized supply chain management, yes, लिखा तो हुआ था कि उसने सब, ये भी कॉम्प्रिहेंशन है कि जिसने ऊपर ध्यान से पढ़ लिया वो आराम से इसका आंसर कर पाएगा। अगेन दिस इज कॉम्प्रिहेंशन, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। दे एक्वायर्ड कॉम्पिटिटर, एक्विजिशन तो उसने किसी का किया ही नहीं। लो जी, 4 MCQ हो गए, तो इजी, बहुत इजी था। एज होराइजन टेक्नोलॉजीज एक्सपेंडेड इनटू न्यू इंटरनेशनल मार्केट्स, वो नए मार्केट्स में गया, द मैनेजमेंट recognized the importance of adapting to the local environment। ओके, मैनेजमेंट ने नीड को रिकॉग्नाइज किया, अडॉप्टिंग टू द लोकल एनवायरमेंट। कंडक्टिंग ए थॉरो, लो जी आखिरी भी आ गया, पेस्टल एनालिसिस, समझा रहे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, हमें पता है भाई। सो कंडक्टिंग ए थॉरो पेस्टल एनालिसिस प्रूव्ड पिवटल फॉर नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स मार्केट डायनामिक्स। ओके, वो कह रहे ये बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हुआ है। This analysis highlighted specific challenges, especially in understanding socio-cultural trends and regulatory differences across the regions. Okay. By leveraging these insights, Horizon Technology was able to overcome these obstacles. कौन से obstacle थे? Understanding socio-cultural trend, regulatory differences across region। ये कुछ दिक्कतें थी ना, क्योंकि हर देश का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, सोशो कल्चरल रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं, कानून व्यवस्था अलग अलग होती है, रेगुलेटरी चेंजेस। और कह रहे बाय लेवरेजिंग दीज इनसाइट्स इट वाज एबल टू ओवरकम दीज ऑब्स्टेकल्स, कस्टमाइजिंग इट्स प्रोडक्ट, हर देश के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाए, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाए, ऑपरेशंस बनाए टू अलाइन मोर इफेक्टिवली विद लोकल प्रेफरेंसेस एंड रेगुलेशंस, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू देयर सक्सेस। देखा कितना कुछ किया है उसने। आइए पढ़ते हैं पहला सवाल। In Horizon Technologies' journey towards globalization, Pastel analysis played a pivotal role in navigating diverse international markets. Which aspect of Pastel analysis proved to be most challenging for Horizon Technology? ये साफ लिखा तो था कि एक सोशो कल्चरल ट्रेंड्स, रेगुलेटरी डिफरेंसेस, ओवरकम, ये उसने इस सब सर्कल्स को ओवरकम किया, यही आंसर होगा। ये देखो, सोशो कल्चरल फैक्टर एज द स्ट्रगल टू कीप अप विद चेंजिंग ट्रेंड, यही आंसर होना चाहिए। लीगल फैक्टर कहीं लिखा ही नहीं सवाल में, इन्वायरमेंटल फैक्टर कहीं लिखा ही नहीं सवाल में, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ना, तो मेन तो यही था, सोशो कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, चलिए जी। सो ये पहला केस हो गया, लास्ट पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। बच्चे इस तरह के केस आ जाते हैं पेपर में, ये तो बहुत आसान था कि सिंपल आप केस स्टडी पढ़िए और केस स्टडी पढ़ के नीचे आप आंसर डाल दीजिए बस। सो दिस इज वेरी वेरी इजी। आइए अब इसमें 1-2 MCQs और भी हैं, वो देखते हैं कैसे।
आइए जी, अब इंडिविजुअल एमसीक्यूज भी इसमें दिए हुए हैं, पढ़िए। इससे हमें ना एक फ्लेवर मिलता है कि पेपर में हमें क्या क्या पूछा जाएगा। आरटीपी एमटीपी आते ही इसलिए हैं ताकि आपको एक फ्लेवर मिल जाए कि पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। पढ़िए। इन अ रीसेंट स्ट्रेटेजी मीटिंग द लीडरशिप टीम ऑफ टेक्नोवा, a growing software development firm, emphasized the importance of defining the core purpose of the organization. वो कह रहा है हमें बताना चाहिए लोगों को कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोर पर्पस क्या है। दे एम्ड टू आउटलाइन द प्राइमरी रीजंस फॉर कंपनी एग्जिस्टेंस। हालांकि मुझे तो इतने से ही आंसर समझ में आ गया। नीचे देखो, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव है कि गोल है। ये मिशन स्टेटमेंट है। मिशन है हम क्या हैं और हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू एंड व्हाट वी आर, व्हाट इज द रीजंस फॉर आवर एग्जिस्टेंस। याद है ये वर्ड। सो ये मिशन स्टेटमेंट है। आगे मैं क्या ही पढ़ूं, छोड़ो, क्योंकि यहीं से ही समझ में आ गया था। दे एम टू आउटलाइन द प्राइमरी रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, ये तो एग्जैक्ट वर्ड है मिशन स्टेटमेंट के। सो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज मिशन स्टेटमेंट। ठीक है सर। आगे पहले ना एग्जाम्पल पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया करो ताकि पता लग जाए किस पे है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, तो ये पीएलसी पे है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे सवाल है। अ कंपनीज फ्लैगशिप प्रोडक्ट, फ्लैगशिप प्रोडक्ट क्या होता है? मान लो नेस्ले का मैगी, बढ़िया प्रोडक्ट। अ कंपनीज फ्लैगशिप प्रोडक्ट हैज एक्सपीरियंस्ड अ प्लेट्यू इन सेल्स डिस्पाइट हैविंग प्रमोशंस एंड मार्केटिंग। वो कह रहा है बड़ी प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल घुसी जा रही है। What phase of product life cycle are they likely in and what is the best strategy option to consider? क्या ये इंट्रोडक्शन है? नहीं नहीं, फ्लैगशिप प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में थोड़ा होता है। ग्रोथ है? नहीं, सेल्स गिर रही है, ग्रोथ कैसे हो सकता है? ग्रोथ में सेल बढ़ती है। मैच्योरिटी है कि डिक्लाइन है, अब ये सोच लो बस। अच्छा, मैच्योरिटी है। डिक्लाइन में तो प्रोडक्ट आपका खत्म होता चला जाता है। यहां कोई लिए थोड़ा लिखा है प्रोडक्ट खत्म हो गया। वो कह रहे हैं प्रमोशन और मार्केटिंग हम कर रहे हैं पर सेल प्लेट्यू होती चली जा रही, घुसती चली जा रही है। दिस इज मैच्योरिटी फेस। ठीक है, डिक्लाइन नहीं। डिक्लाइन तो होता है कि आपका प्रोडक्ट खत्म ही हो गया है, खत्म होने वाला है। और बेस्ट स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, वो कह रहा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करो। तभी आपने देखा होगा कभी आटा मैगी आती है, कभी वेजिटेबल वाली मैगी आती है, कभी नॉन वेजिटेबल वाली नॉन वेज मैगी आती है। सो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही तो ये लोग करते रहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट इतना डेवलप हो चुका है कि अब वो घर घर की बात हो गई है। अब आपको उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, हाई पावर लो इंटरेस्ट, लो पावर हाई इंटरेस्ट, क्या है ये? मेंडलोज मैट्रिक्स। आइए जी। A multinational corporation is planning a merger with a local firm in a developing country. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन लोकल फर्म के साथ मर्जर करना चाह रहा है इन अ डेवलपिंग कंट्री। ओके। लोकल फर्म कम्युनिटी हैज हाई स्टेक्स इन मेंटेनिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। ये जो लोकल फर्म है उसकी जो कम्युनिटी है उसके हाई स्टेक्स है किसमें? कि हमारा लोकल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मतलब लोग हमारे हायर होने चाहिए, और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। बट पोजेसेस लो पावर इन फॉर्मल नेगोशिएशन, पर पावर उनकी लो ही है नेगोशिएशन में। लोकल कम्युनिटी की बात थोड़ा सुनती है कंपनी, इसलिए उनकी पावर लो है। हाउ शुड द कॉर्पोरेशन कैटेगराइज द स्टेक होल्डर? हाई पावर लो इंटरेस्ट, लो पावर हाई इंटरेस्ट, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, लो पावर हाई इंटरेस्ट। तो बच्चे लो पावर तो साथ साथ लिखा है, लो पावर तो साथ साथ लिखा है, तो हाई पावर वाले दोनों ऑप्शन तो कट गए। एक आंसर तो सवाल में दिया ही हुआ है। सो एक आंसर तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया ही हुआ है। सो लो पावर तो लिखा ही है। अब देखना है कि लो पावर हाई इंटरेस्ट है कि लो पावर लो इंटरेस्ट है। बच्चे लिखा था लोकल फर्म कम्युनिटी हैज हाई स्टेक्स इन मेंटेनिंग द लोकल एम्प्लॉयमेंट, तो ठीक है, हाई इंटरेस्ट है ना उसका। जो लोग कहते हैं एनवायरमेंट को मेंटेन करो तो उनका इंटरेस्ट होता है बस, पर पावर पूवर कुछ नहीं होती। सुनता कौन है उनकी? हालांकि करना चाहिए पर सुनता नहीं है उनकी कोई। तो दिस इज लो पावर। आधा आंसर तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 50-50 चॉइस के तहत दो ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, एक एबीसी में आता ना कि चार में से दो ऑप्शंस तो कट गए, तो बाकी बचे दो ऑप्शंस। उसमें अब आपको देखना था, वो लिखा ही हुआ था दे हैव हाई स्टेक्स। ठीक है, आइए। इको ग्रीन
अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन सस्टेनेबल होम प्रोडक्ट्स हैज डिसाइडेड टू एंटर द एनर्जी सेक्टर। पहले पढ़ ले, पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट के डाइवर्सिफिकेशन। आंसर हो गया है, सस्टेनेबल होम प्रोडक्ट बनाते हैं और आप एनर्जी सेक्टर में जा रहे हैं, दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट्स, ठीक है। सो प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया। पेनिट्रेशन क्या होता है, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है, सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट। और डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। तो बच्चे होम प्रोडक्ट वाला एनर्जी सेक्टर में जाएगा तो ये क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन। तभी मैं कहता हूं पहले ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए, फिर दिमाग उसके अकॉर्डिंगली चलता रहता है। स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल और स्टाइल। आइए जी, 7S। Alpha Corp is undertaking to shift to foster a culture that encourages innovative thinking and team collaboration। वो एक कल्चर लाना चाह रहा है that encourages innovative thinking। To achieve this, company is focusing on how leaders interact with their team। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। This is leadership style। स्टाइल क्या होता था, हम क्लास में बोलते थे लीडरशिप स्टाइल। बच्चे इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर, स्टाइल, सिस्टम, स्किल में स्टाइल क्या था, लीडरशिप स्टाइल। तो वो लीडरशिप स्टाइल को चेंज करना चाह रहा है, खत्म। पर इतने कॉन्फिडेंस से आंसर करने के लिए यू नीड अ वेरी वेरी हार्ड प्रिपरेशंस। आपके प्रिपरेशंस बहुत तगड़े होने चाहिए, तभी आप इतने कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। अच्छा ये तो लीडरशिप स्टाइल है, स्टाइल मतलब लीडरशिप स्टाइल है। पर ध्यान में भी तो होना चाहिए कि सर ने स्टाइल को क्या बताया था, लीडरशिप स्टाइल। स्ट्रक्चर होता था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्किल होता है कि आप खुद को ट्रेनिंग कितनी को देते हैं। सिस्टम मतलब आपका पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। सो ये हमने 7S मॉडल बड़े अच्छे से पढ़ा था, मैकेंजी 7S मॉडल, है ना। लो जी, सो ये आपके बच्चे सारे के सारे क्या हो गए, MCQs हो गए, FM के भी और SM के भी। क्लियर है।